हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और सबसे पहले लर्निंग विद आरएल यूट्यूब फैमिली से जुड़े तमाम साथियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जो वीडियो का जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, बनाने का जो मेन मकसद है, वो थर्ड ग्रेड से जुड़े अपने साथियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने इसके थंबनेल में भी बताया है। तो इसमें उन साथियों के लिए विशेष रूप से ये एक अच्छा मोटिवेशन साबित हो सकता है जिनके किसी कारणवश कम अंक रह गए होंगे और वो बार बार इधर उधर की कट ऑफ यूट्यूब की मतलब इस थर्ड ग्रेड की परिचर्चा डिस्कशन से बहुत ज़्यादा परेशान, उदास, ये वाला भाव आ रहे होंगे ना, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो ऐसे जितने भी मेरे साथी हैं जो बहुत मेहनत की थी जिन्होंने, लेकिन किसी कारण से उनके अंक इतने अच्छे नहीं आ पाए जितनी उनकी अपेक्षा थी, तो उनको यह वीडियो ज़रूर ज़रूर पूरा देखना चाहिए। उनके लिए एक उम्मीद की किरण इसमें ज़रूर ज़रूर आपको नज़र आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है कि कट ऑफ के खेल से कैसे बचें। हम जो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस में तो एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इतने साथी परेशान हैं कट ऑफ के चक्कर में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कम जाएगी, कितनी ज़्यादा जाएगी। इधर उधर पूरे दिन इधर से उधर डिस्कशन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जबकि किसी को कुछ पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो और जो कट ऑफ बताने वाले टीचर्स है यूट्यूब पे, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं होता है कि वो एक्सपर्ट किस आधार पे बता रहे हैं। वो कई सारे टीचर तो बिना आधार के अपने कट ऑफ फेंक रहे हैं, बता रहे हैं कुछ भी। तो उनके कट ऑफ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। उनके आधार पर आप मान जाओगे कि हाँ, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कट ऑफ बताने का कोई आधार, लॉजिक तो होना चाहिए ना, तर्क। तो सबसे पहले देखो, जो अदर सब्जेक्ट टीचर्स, यानी कि ऐसे ऐसे टीचर्स है, जैसे एसएसटी वाला टीचर साइंस की कटो बता रहा है, साइंस वाला टीचर संस्कृत की कटो बता रहा है, संस्कृत वाला हिंदी की बता रहा है। तो यूट्यूब पे ऐसा ही चल रहा है ज़्यादातर। और नॉन प्रोफेशनल टीचर्स, यानी कि जिनके कोई वही प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, कोई भी जिसने रीट बीएड भी पास नहीं करी हुई, वो भी कटो बताने में लगा हुआ है। तो उनकी कटो को देखकर हम इतना परेशान होते रहते हैं। और ये है कि जैसे कोई भी नए टीचर्स होते हैं, या जो भी कोई भी नया स्टूडेंट होता है जो यूट्यूब में अपना आप को स्थापित करना चाहता है, तो उनके लिए व्यूज़ बनाने का मौका होता है, एक उभरने का मौका होता है कि अभी सीजन चल रहा है कट ऑफ का, तो चलते हैं कट ऑफ बना लेते हैं। और उनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता पेपर का कि क्या पेपर का लेवल था, कुछ पता नहीं होता, फिर भी वो कट ऑफ बनाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मौका देते रहते हैं जिनको कुछ भी अनुभव है ही नहीं। तो नए नवेले, अनुभवहीन और अतार्किक, मतलब जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता, वो रीट 2018 से तुलना करते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, उससे तुलना करके इसको बता रहे हैं, मतलब कोई वो मतलब सेंस ही नहीं होता। ऐसे लोगों के हम कट ऑफ देखते रहते हैं। और कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो ज़्यादा व्यूज़ मिले इस चक्कर में कट ऑफ को इतनी कम बता देते हैं कि जिसका कोई तर्क ही नहीं होता। और कई सारे बड़े बड़े कोचिंग्स के भी इतने ज़्यादा बता देते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता उनकी। उनकी कोचिंग के किसी 10 स्टूडेंट के 100 प्लस या 110 प्लस नंबर आ गए, तो उनको लगता है कि 120 115 कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। कट ऑफ अगर आपको देखना हो, आप अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करना हो कट ऑफ का, तो वो यही है कि आप जो भी बोर्ड, जिस भी बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम लिया है, उसके उससे संबंधित या उस सब्जेक्ट, मतलब जो भी उस सिलेबस में सब्जेक्ट थे, उनसे संबंधित कोई दूसरा एग्ज़ाम देके, उसके पेपर का लेवल देके, उसके एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी रही, उस तरफ से अपने आप खुद डिसाइड कर लेना। और हमने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसा होता है, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग में कैसे मैनेज कर पाते हैं, वो हमको ही पता होता है। तो ये बाहर से, और कई सारे तो यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि पेपर बाहर आया नहीं, किसी को पता नहीं कि पेपर का लेवल क्या है, आधे घंटे बाद कट ऑफ, 4:30 बजे पेपर ख़त्म हुआ, पेपर देकर बंदे घर भी नहीं पहुंचे और कट ऑफ आ जाती है सामने, मतलब कुछ भी। तो इसलिए ये सब तो फेकोलॉजी है, इन पे ज़्यादा भरोसा न करें।
अपने आप खुद ही, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ पॉइंट, कि खुद पूर्व परीक्षा और उनके स्तर, उनकी पोस्ट, उनकी ऑफिशियल कट ऑफ देके और खुद अनुमान लगा ले कि हाँ ठीक ठाक है, यहाँ तक रह सकते हैं। और अगर कम है, ज़्यादा है, कम है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और ज़्यादा है कट ऑफ की, हम तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, तो भी हमें आगे की तैयारी ज़रूर ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। तो ये कट ऑफ तो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अनुमान लगेगा कि हाँ कट ऑफ, या मतलब कि मेरे इतने रह रहे हैं, किसी और के इतने रह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू होता है कि हाँ इसके आसपास काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा सकता है। अभी तो कोचिंग वाले खुद कंफ्यूज है कि कौन से का आंसर कौन सा होगा। तो ऐसे अभी कट ऑफ देखने का कोई मतलब भी नहीं है अपनी। इससे अच्छा है कि कुछ टॉपिक तैयार कर ले। तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा डरे नहीं। कट ऑफ जो भी बताते हैं उनसे कम भी रह सकती है, अप्रत्याशित रूप से कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी, ज़्यादा रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि पहले से ही वो कोचिंग वाले जितने भी होते हैं वो कम ही बताते हैं, तो उससे कम ही रह सकती है। तो अब ये वाला तो हो गया कि कट ऑफ को इतना ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं ले कट ऑफ के बारे में ना, क्योंकि कट ऑफ किसी को कुछ नहीं पता जब तक आंसर की नहीं आती है, जब तक बोर्ड की तरफ से कुछ इंटीमेशन नहीं मिलता है कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, कौन से क्या है, तब तक कट ऑफ का कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ना। तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक कट ऑफ के, उसके बाद भी कट ऑफ का खुद एनालिसिस करे कि हाँ मैंने इतने किया है, और ऐसे ही किसी दूसरे एग्ज़ाम में इतनी कट ऑफ रही थी तो इसमें कितनी रह सकती है, पोस्ट का अनुमान लगाए, और पोस्ट के आधार पर अनुमान लगाए, खुद लगाए ना। क्यों यूट्यूब पे इतने इधर उधर घूमते रहने से। एक जैसे कट ऑफ में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे 95 है, तो अगर मैं दूसरे किसी कट ऑफ पे देखूंगा कि किसी ने बता दी कि 100 जाएगी कट ऑफ, और किसी दूसरे ने बता दी कि 90 जाएगी, तो मैं तो हो गया ना कंफ्यूज। एक एक की तरफ से मैं पास हो रहा हूँ, दूसरे की तरफ से मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसी सिचुएशन में से बचने के लिए इससे अच्छा है कि कट ऑफ देखे ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ देखने मात्र से कट ऑफ कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जो होना होगा सही टाइम पर बोर्ड खुद तय कर देगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखे, उतना ही मानसिक रूप से शांति में रहोगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट। अब देखो कई सारे इतने, मतलब कि कम नंबर रह गए, मतलब कि सभी ने मेहनत की थी, और सभी मेहनत करते हैं आज के टाइम पे, ऐसा कोई नहीं है कि जो मेहनत नहीं करता है, सभी मेहनत करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब कि पहली बार या दूसरी बार भी मेहनत की फिर भी हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो अपने आप को निराश करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं ये ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, ये कोई पूरी ज़िंदगी नहीं होता। कि कई सारे, अभी मैंने सुना था कि एक साइंस मैथ के किसी साथी के 95 अंक, 95 क्वेश्चन सही हो रहे थे, फिर भी उसने इतने डिप्रेशन में आके अपना सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाएं ज़िंदगी का एक पार्ट है, कोई ज़िंदगी नहीं है परीक्षा ना। ज़िंदगी में परीक्षाएं हैं, ज़िंदगी ही परीक्षा, या परीक्षा ही ज़िंदगी नहीं है। और परीक्षा जब भी देते हैं ना, तो सबसे पहले अपने माइंड में दो चीज़ें रखनी चाहिए कि परीक्षा में या तो फेल होते हैं या पास होते हैं, है ना। बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम यहाँ पे रह जाएंगे, फेल या पास, या तो इस पार या उस पार। तो हमको दोनों स्थितियों को एनालाइज करना चाहिए, है ना, कि हम किस सिचुएशन में फेल हो सकते हैं, और फेल होने की सिचुएशन में हमको ऐसा क्या बैकअप के रूप में ऑप्शन रखना चाहिए कि हाँ, कि इस वाली परीक्षा में के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसका सिलेबस सेम है, या इसका जिस ये वाला सिलेबस मेरे आगे उस परीक्षा में काम आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस बना के चलनी चाहिए कि हाँ मेहनत हमेशा करनी चाहिए, अपना 100% तो देना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे इस बार हुआ, कईयों ने इतना 2-2 3-3 साल तक मेहनत की है, लेकिन फिर भी उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया है। तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, क्योंकि आपने जो मेहनत की हुई है वो कहीं पे भी नहीं गई है, वो आपके साथ है। और उस मेहनत से आप आगे आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और जितने भी लोग हैं, मतलब कि आसपास के जो सराउंडिंग्स वाले लोग हैं, उनको, उनका जो माहौल है वो ऐसा हो गया कि वो नेगेटिविटी वाला ज़्यादा हो गया। कि किसी के कम नंबर आ रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब जानबूझ के पूछा जाता है कि हाँ कितने नंबर आए। जितने, जैसे एक मान लो किसी के 110 नंबर आ गए, उससे कोई भी ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन किसी के 90 रह गए ना, तो उससे माहौल
मतलब नेगेटिविटी इतनी हो गई कि नेगेटिविटी और ज़्यादा फैलाने के लिए जानबूझ के पूछते हैं। तो उनको भी एक मोटिवेशन के रूप में लो कि ठीक है अभी पूछ लो, अभी आपका दिन है, अभी आपका टाइम है पूछने का, अभी हमारे इतने कम रह गए, कोई दिक्कत नहीं, वक्त आने पर हम बताएंगे। तो उनसे भी मोटिवेट होना है जो भी इससे ताने मारते हैं। तो इन सबका अपना अपना टाइम है, अभी उनका बोलने का टाइम है, अभी हमारा चुप रहने का टाइम है। तो हमको चुप रहना है और उसको मोटिवेशन के रूप में लेना है। और जो जिनके कम नंबर रहे या ज़्यादा नंबर रहे, जो कम से कम स्टूडेंट, तो ऐसे एक दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, 110 आ गए उसके, 120 क्वेश्चन सही हो गए उसके, किसी दूसरे के 85 रह गए ना, तो एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा है कि फ्रेंड खुद भी एक दूसरे को क्या करते हैं, डिमोटिवेट, बार बार बताते हैं कि देखो मेरे इतने आ गए। तो एक दूसरे को मोटिवेशन बने इस वक्त में, और ऐसे करके ये वक्त है गुजर जाएगा, ये भी कब तक रहेगा। तो इसलिए कम नंबर आए हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी आने वाली भर्ती परीक्षाएं उनमें हम अपना जो अभी कम नंबर रहे ना उनको अच्छे से प्रतिपूर्ति कर लेंगे, है ना। अपने आप के साथ, अपने आप से ये वादा करो, अपने आप के साथ संकल्प कीजिए खुद से, मन से। तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, अंदर से एनर्जी आएगी। तो ऐसे कम अंक आने पर ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, और निराशा से ज़्यादा दिनों तक रहना भी नहीं चाहिए निराशा में। जल्दी से जल्दी उभर जाए और आगे की परीक्षाओं पे ध्यान दें। अब हाँ, एक पॉइंट ये हमने डिसाइड किया था कि आगामी लक्ष्य, मतलब कि अब क्या करें। मान लेते हैं कि ये परीक्षा तो हो गई, अब क्या किया जाना चाहिए। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना। आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर ही तो डिसाइड होगा कि आप क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे अगर आपने एमएससी की हुई है, आपकी एमएससी कंप्लीट है, तो आप स्कूल लेक्चर बनने की उसमें हो, रेस में हो, और अभी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सेट का एग्ज़ाम देना चाहिए जिन्होंने एमएससी की हुई है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आने वाली है। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर अपना खुद का, ऐसे बार बार किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद देखो ना कि मैंने ये, हम डिग्रियां क्यों लेते हैं, परीक्षाएं देने के लिए तो लेते हैं ना। तो अपनी क्वालिफिकेशंस के आधार पर देखें। बीएड की हुई है, हम अभी बीएड कंप्लीट हो गई, सेकेंड ईयर है, और दूसरों से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। बीएड क्यों की है, टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे बीएड कंप्लीट हो, थर्ड ग्रेड या जो भी सेकंड ग्रेड है उसके लिए लग जाना चाहिए, पूछने की क्या ज़रूरत है ना। और जो जितना जल्दी लगेगा उसकी संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी कि वो पहले प्रयास में सफल हो जाए। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारण में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखो कि हाँ मेरे बीएड है, तो मैं थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकता हूँ। भर्ती कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बनना टीचर है, तो मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। भर्ती का विज्ञापन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर चीज़ का जो क्या बोलते कोर्स है अवेलेबल है, आप खरीदिए। जो भी मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है बाज़ार में। तो विज्ञापन का इंतज़ार नहीं करना। आपकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर आप जो भी अपना लक्ष्य है वो निर्धारित कर ले और लग जाए। और लक्ष्य निर्धारण में दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू होती है आपकी सिचुएशंस, है ना। कई बार सिचुएशंस हम चाहते हैं कि ये कर लें, लेकिन हमारी सिचुएशंस हमारे साथ नहीं देती है। तो उस सिचुएशन के आधार पर भी आप अपना निर्णय लें कि क्वालिफिकेशंस है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं इस इतने से वक्त में ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये वाली भर्ती की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक डिसाइड करके उस पर लग जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी रुचि, है ना। ये रुचि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वालिफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं, आपकी सिचुएशन है कि वो भर्ती आप कर सकते हो, लेकिन आपकी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें बेकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी लक्ष्य डिसाइड करें। जैसे मान लो कि आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, और ज़बरदस्ती आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कर रहे हो ना, तो वो तैयारी 100% नहीं हो पाएगी। जैसे आपकी रुचि तो है टीचिंग में, और आप कर रहे हो पुलिस की तैयारी, तो पुलिस में 100% नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्वालिफिकेशन, सिचुएशंस, आपके इंटरेस्ट, आपकी जो भी, मतलब कि जो बड़े, जो भी आसपास के सफल लोग हैं उनकी राय, उनसे जानो पहचानो कि क्या है, किस प्रकार से अपना टारगेट डिसाइड करें। तो ये सारी चीज़ें काम करती है, मैटर करती है। तो ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन, सिचुएशंस और इंटरेस्ट। इनके आधार पर आप अपने जो भी
आगामी लक्ष्य हैं उनका निर्धारण कीजिए, और निश्चित रूप से अगर आप लगे रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता ज़रूर ज़रूर मिलती है। और कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ लग जाए, रुचि के साथ इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए किसी भी काम में, उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा रहती है जब इंटरेस्ट से हम काम करते हैं। तो ये हो गए आगामी लक्ष्य निर्धारण। अब लक्ष्य निर्धारण की बात हो गई, अब हम करते हैं कि हमारे पास लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो आगामी भर्तियां हैं वो कौन कौन सी है इसके बारे में। वैसे जो आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें सारी चीज़ें बहुत पहले से बहुत एडवांस तरीके से हमको पता चल जाती है कि कौन कौन सी भर्ती कब आने वाली है, सारी चीज़ें हमको मालूम रहती है। लेकिन फिर भी हम विज्ञप्ति का वेट करते रहते हैं कि ये विज्ञप्ति आए तो पढ़ना शुरू करें। और लेकिन आजकल परीक्षा एजेंसियाँ भी इतना फास्ट हो गई है कि 3 महीने में एग्ज़ाम करवा देती है, 4 महीने में एग्ज़ाम करवा देती है, फिर हम एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़वाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमको पता है कि ये वाली भर्तियाँ आने वाली है तो विज्ञप्ति का इंतज़ार ही क्यों करना। जब हमको पता है कि 3rd ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं इनसे रिलेटेड जो भी जो क्या बोलते हैं पदों का वितरण है वो वायरल हो रहा है, तो हमको पता है कि ये भर्ती आने वाली है। और साइंस मैथ्स वालों के लिए तो बेस्ट मौका है कि 800 से ज़्यादा 700-800 पोस्ट उसमें आने वाली है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, इसके भी 4,000 से 5,000 पोस्ट है, वो भर्ती आने वाली है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। इसमें सीईटी वाला जो है वो क्वालिफाई वाला नियम लागू रहेगा। एलडीसी की भर्ती आने वाली है, राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो इनकी भर्तियों का इंतज़ार मतलब विज्ञप्ति का इंतज़ार क्यों करना। हमको पता है इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है पता नहीं है तो पता करना चाहिए आसपास, ऑफिशियल वेबसाइट्स देखनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग टीचर्स के, तो उनको देखना चाहिए कि इनके सिलेबस क्या है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज शिक्षा में बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। जिन्होंने ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर रखी है वो उसके लिए ज़रूर ट्राई करें। और स्कूल लेक्चरर की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हो गई है क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल के रूप में इनका प्रमोशन हो गया है पुराने वालों का, तो इनकी भी पोस्ट खाली हो गई है। और 3rd ग्रेड जो क्या बोलते हैं भारत जार वाली, हमने एक दिन वो यूट्यूब वो टेलीग्राम पे वो देखा ही था। 3rd ग्रेड जो स्कूल एजुकेशन है भारत जार के लगभग 2nd ग्रेड वाली, ये सारी भर्तियाँ आने वाली है। तो इनके जो विज्ञप्ति है उनका इंतज़ार हमको नहीं करना है। इसके अलावा सीएम साहब ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की हुई है, तो कुछ न कुछ आएगी तो सही, भर्तियां तो आने वाली है। तो हमको इनकी विज्ञप्तियों का इंतज़ार किए बिना जो भी एक लक्ष्य निर्धारण करना है वो करके उसका सिलेबस देख के, अब होली भी लगभग होली तक का, जैसे अभी 3rd ग्रेड हुई उसके बाद होली पर हम गांव आ गए तो उसके बाद अब होली ख़त्म हो गई है। अब फिर से अपना नए लक्ष्य जो भी एक डिसाइड करके, भले आपके अच्छे नंबर है कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3rd ग्रेड हो गई तो अब 2nd ग्रेड पे लगना है। और 3rd ग्रेड अच्छे से नहीं हो पाई तो फिर से अगर आपको उम्मीद है कि 3rd ग्रेड में हम और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो वापस 3rd ग्रेड का सेम सिलेबस है उसको रिपीट करना है और अच्छे से रिपीट करना है। पेपर का लेवल पता चल चुका है हमें, परीक्षा का स्तर और परीक्षा के प्रश्नों का जो लेवल है, परीक्षा के प्रश्नों की जो प्रकृति है वो हमें सब पता चल चुकी है। उस हिसाब से अपनी तैयारी को ढाले आगे बढ़ाए तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इसलिए किसी भी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति का इंतज़ार किए बिना जो जितनी जल्दी अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उस भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाएगा, उसकी सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। और उम्मीद है वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए ज़्यादा इंतज़ार न करें, एन्जॉयमेंट हो गया, अब फिर से पढ़ाई में लगना है। ठीक है, तो ये आगामी भर्तियों के बारे में मैंने बात की है। और हाँ, अब ये है थोड़ा मोटिवेशन की सफलता कब और कैसे। तो देखो, जब भी हम अभी मैंने बताया कि लक्ष्य निर्धारण हो गया, जब लक्ष्य निर्धारण से संबंधित मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए कि आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी सिचुएशंस, आपकी इंटरेस्ट, और उसके बाद आप हमारे सामने है टीचिंग भर्ती है, राजस्थान पुलिस हो गई, एलडीसी हो गई, बहुत सारी भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जूनियर अकाउंटेंट है। जिस भी भर्ती में आपका इंटरेस्ट है, क्वालिफिकेशंस आपको अलाउ कर रही है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो उस भर्ती का सिलेबस निकालें। और ये नहीं सोचे कि इसमें इतने फॉर्म आएंगे तो मैं तो पता नहीं फेल होऊंगा पास होऊंगा। तो सब सफलता होने की सबसे जो बेसिक नीड है वो यही है कि जीत की उम्मीद है
वो हार के डर से कहीं ज़्यादा हो, है ना। हार का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जीत की उम्मीद बहुत अच्छे से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक मार्गदर्शन भी, उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, है ना। हम जो किताबों का चयन करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं पढ़ने की, वो हमको पूरी तरह से अच्छे से उचित मार्गदर्शन, मतलब 1-2 दिन का समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार डिसाइड कर ले कि हाँ हमको यही मैटर पढ़ना है और अपने मैटर पर 100% भरोसा करना है, ठीक है। इसके अलावा अपना 100% देना तैयारी के दौरान। देखो इससे रिलेटेड ये है कि अपना 100% देना होगा अपनी तैयारी के दौरान। इससे संबंधित मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक दो लड़के थे छोटे छोटे, एक के पास मिठाइयाँ थी और एक के पास जो गोले होते हैं कंचे खेलने के वो थे। उस उन दोनों में ये डील हुई फाइनल कि मैं आपको मिठाइयाँ दूंगा मेरे पास जितनी भी है, और उसमें से आप मेरे को जितने भी आपके पास कंचे हैं खेलने के वो मेरे को दे दो, ठीक है। अब एक ने क्या किया, मिठाई वाले ने एक मिठाई, जो बड़ी वाली मिठाई थी, वो छुपा के रख ली अपने पास, और वो जो बाकी, जैसे मान लेते 5 मिठाइयाँ थी उसके पास, उसने 2 छुपा ली और 3 दे दी। और मान लेते हैं कि दूसरे वाले जो लड़का है उसके पास 5 कंचे थे, उसने 5 को 5 दे दिए। अब वो जो जिसने 3 मिठाइयाँ दी, 2 अपने जेब में छिपा ली, वो रात भर ये सोचता रहा कि कहीं ना कहीं उसके पास भी ज़्यादा मिठाइयाँ, ज़्यादा कंचे होंगे, लेकिन उसने अपने को जैसे हमने नहीं दी वैसे ही उसने भी नहीं दी होंगी। तो वो रात भर यही सोचता रहा कि मेरे को कंचे पूरे नहीं मिले, जबकि रियलिटी ये है कि उसने मिठाइयाँ पूरी नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100% नहीं देता ना, जो तैयारी के दौरान 100% अपना 100% नहीं देगा, तो उसको ऐसे ही थॉट्स आते रहेंगे कि मैंने तो अच्छे से तैयारी नहीं की। मतलब जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, एग्जाम के आसपास वाला दिन माहौल होगा ना, लगभग 15-20 दिन, उस टाइम पे उसको लगेगा कि हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, जबकि अभी वो छुपा रहा है। अभी वो छुपा रहा है, जैसे उसने 2 मिठाई छुपा ली वैसे छुपा रहा है। तो ऐसा नहीं करना। हमको परीक्षा से 1-1.5 महीने पहले तक अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि बस हमने अपना 100% दिया तैयारी के दौरान, तो सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत पूरी संभावना रहती है कि वो सफल हो जाएगा, जो अपना 100% अपनी तैयारी के दौरान देता है। कभी कभी नहीं हो पाता सफल, लेकिन तब भी ये याद रखना कि जो मेहनत की गई है अपनी किसी भी पर्टिकुलर परीक्षा के लिए, अगर उस पर्टिकुलर परीक्षा में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से याद रखना आपकी जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। वो आगे आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देती है। तो ये भी भरोसा रखिए कि जो हम मेहनत करते हैं वो एक न एक दिन हमारे को सफलता के रूप में निश्चित रूप से मिलती है। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहें। सफलता निश्चित रूप से, सफलता जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क, है ना। सक्सेस तो एक उत्पाद है अपनी मेहनत का। तो हमको मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने इष्ट पर भरोसा रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, और सफलताएं असफलताएं ये तो चलती रहती है, कभी सफलता कभी असफलता, लेकिन जब हम लगातार संघर्षरत रहते हैं तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए ना, जितने भी आप जिनको सक्सेसफुल मानते हैं लाइफ में, उनकी जो जर्नी है उनको उठा के देखोगे, कोई भी ऐसा नहीं कि एक बार में सफल हो गया। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, फालतू के नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस पर लग जाए। इस पूरी वीडियो का सार यही है कि बस अपना जो पास्ट में क्या हुआ उसको भूल जाए। अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, और नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। अभी अगला लक्ष्य, अभी हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं, मैंने बताया कि इतने सारे टारगेट्स है, इतनी सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो उनमें से कोई भी एक डिसाइड करे, उनका सिलेबस ले, उनके परीक्षाओं के पुराने पेपर देके, उनके प्रश्नों के स्तर देके, और उन प्रश्नों के स्तर तक अपनी तैयारी को लेकर जाए। और निश्चित रूप से सफलता तो इन सब की जो प्रोसेस है, इनका बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलनी ही है, तो वो मिल जाएगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। बेस्ट विशेस, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, आई बिलीव। ओके, थैंक यू सो मच।